हाय एवरीवन। तो हम 18 दिसंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन मोनोटोनिक स्टैक से रिलेटेड है। तो आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक का रिवीजन होने वाला है। या जो ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं या इस पैटर्न का क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, और उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, उसके पहले बता दूं कि इसमें क्वेश्चन में टाइम स्टैम्प्स हैं, तो आप अपने हिसाब से जंप थ्रू कर सकते हो टॉपिक्स पे। तो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का नाम है फाइनल प्राइसेस विद अ स्पेशल डिस्काउंट इन अ शॉप। तो सबसे पहले तो दे से यू आर गिवन an integer array prices where prices I is the price of ith item in a shop. Then they say there is a special discount for items in the shop. If you buy the ith item, then you will receive a discount equivalent to prices j, where j is the minimum index such that j is greater than I first of all, and second condition is prices of j is either less than or equal to prices of I. If this is not the case, then you will not receive any discount at all. And finally, they ask return an integer array answer where answer I is the final price you will pay for ith item in the shop, then considering the special discount. So अगेन ये कंडीशन नोट करने वाली है कि यहाँ पे हमें मिनिमम इंडेक्स फाइंड करना है, राइट। नेक्स्ट या जो लीस्ट मिनिमम डिस्काउंट हमें मिल सकता है, हमें वो फाइंड नहीं करना है। सिर्फ नेक्स्ट मिनिमम डिस्काउंट ही हमें कंसीडर करना है। तो बाय एग्जांपल समझते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। इसमें ये हमारा प्राइसेस एरे है। तो जो मैं कह रहा था ना कि हमें लीस्ट मिनिमम डिस्काउंट नहीं फाइंड करना है, उसका मतलब सिर्फ यही है कि सपोज अगर हम पहले आइटम की बात करें तो हमारा फर्स्ट आइटम है 8, राइट। तो हमारा फर्स्ट आइटम है 8। तो अब अगर हम इसके लिए जो नेक्स्ट मिनिमम देखेंगे ये है 4। बट जो सबसे मिनिमम जो हो सकता है वो 2 है, राइट। तो हमें सिर्फ लीस्ट सॉरी जो भी नेक्स्ट मिनिमम रहेगा ना वही फाइंड करके रुक जाना है। तो यहाँ पे देखिए इस आइटम के लिए अगला इंडेक्स हमें ऐसा फाइंड करना है, मतलब जो कि आई से बड़ा हो। इसका मतलब है हमें मिनिमम ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड साइड में ही ढूंढने हैं। तो इस 8 के लिए मिनिमम 4 है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 8 माइनस 4 4 आ गया, क्योंकि हमें बिकॉज वी विल बी एबल टू अवेल अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 4। तो इसलिए यहाँ पे 8 माइनस 4 4 आ गया। देन इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज 4। इस 4 के लिए जो नेक्स्ट मिनिमम है सी 6, तो 4 से ज्यादा बड़ा है। इसके बाद अगले इंडेक्स पे जाएंगे तो 2 2 छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इतना डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद अगले एलिमेंट 6 के लिए हम फिर से मिनिमम फाइंड करने जाएंगे। अब देखिए 2 भी मिनिमम है, 3 भी मिनिमम है, बट हमें तो जो भी सबसे पहले मिल जाए वही वहीं पे रुक जाना है। तो इसलिए यहाँ पे 6 माइनस 2 आंसर 4 आएगा। देन फर्दर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 2। तो इस 2 के लिए जब आप मिनिमम फाइंड करने जाएंगे तो राइट में सिर्फ 3 है, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है डिस्काउंट, तो इसलिए यहाँ पे 2 ही आ चुका है। एंड फाइनली सेम 3 के लिए, तो यहाँ पे एज इट इज 3 आ गया है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आंसर या आउटपुट एरे हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए सॉर्टेड वैल्यूज दी गई है, राइट। तो इस 1 के लिए जब आप मिनिमम फाइंड करने जाएंगे ना राइट साइड में, तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे 1 के लिए 1 आ गया। सेम बाकी एलिमेंट्स के साथ भी होगा, किसी के लिए भी मिनिमम मिल ही नहीं रहा है राइट हैंड साइड में। तो इसलिए सेम ही एरे आंसर में रिटर्न कर दिया गया है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल देखें तो ये हमारा प्राइसेस एरे है। तो हमने 10 के लिए 10 के बराबर या छोटी वैल्यू जब राइट में ढूंढी तो हमें 1 मिल गया, तो हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10 माइनस 1 9 आ गया। फिर अगला एलिमेंट 1 है। 1 के लिए आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में 1 ही प्रेजेंट है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ गया। और फिर इस 1 के लिए हमें कोई भी लीस्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पे 1 एज इट इज आ गया। और फाइनली 6 के साथ भी सेम हुआ, तो ये हमारा फाइनल आंसर एरे बन जाएगा। इसके बाद कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा लूज हैं। सिर्फ प्राइसेस की लेंथ 500 तक ही जा रही है, और यहाँ पे जो प्राइसेस ऑफ वाई की वैल्यू 1000 ही हो सकती है। तो कंस्ट्रेंट से हम इजीली समझ सकते हैं कि एन स्क्वायर और इवन इन सम केसेस एन क्यूब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। वो हम अपने सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहली अप्रोच ऑब्वियस सी बात है ब्रूट फोर्स होती है। तो ब्रूट फोर्स से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम वो सोचें तो क्वेश्चन में हमसे जो जो बोला गया है ना हम एग्जैक्टली वही करते हैं ना। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि हमें एक ऐसा इंडेक्स फाइंड करना है जे विच इज ग्रेटर देन आई, राइट। तो इसका मतलब है कि हम हर एक आइटम के लिए जाएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, वो लीस्ट और इक्वल वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। और सिंस हमें जे ऐसा इंडेक्स चाहिए जो कि आई से बड़ा हो, तो हम सिर्फ राइट हैंड साइड में ट्रेवर्स करेंगे। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है हमें कि जो प्राइसेस ऑफ आई है ना, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, प्राइसेस ऑफ जे से। जैसे ही हमें ये कंडीशन मिलती है हम वहां पे जाके रुक जाएंगे। तो बस हमें इन दो कंडीशन को ध्यान में रखना है और दो लूप चलाने हैं सिंपल से। तो अगर मैं यहाँ पे जल्दी से ड्राई रन करूँ तो हम एक काम करते हैं, हम अपना एक पॉइंटर आई ले लेते हैं जो कि शुरू में 0 पे रहेगा, और जे को हम i+1 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो जे हमारा स्टार्ट होगा i+1 से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, राइट। प्राइसेस ऑफ आई 6 है और प्राइसेस ऑफ जे 10 है, तो 10 बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने जे को आगे मूव कर देंगे। तो अब हम अगले इंडेक्स पे आ गए हैं। अच्छा, इसके पहले ना हमें फाइनल में आंसर वेक्टर रिटर्न करना है ना, तो हम एक काम करते हैं, एक सेम साइज का वेक्टर बना लेते हैं और उसको सेम ही वैल्यू से इनिशियलाइज भी कर देते हैं, ताकि क्या रहेगा कि जब भी हमें छोटी वैल्यू मिलेगी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर हमें छोटी वैल्यू नहीं मिली तो ऑब्वियस सी बात है हमें डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिला, तो प्राइस सेम रह जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम ही
वेक्टर को कॉपी कर ले रहे हैं आंसर वाले वेक्टर में। तो हम अपने जे को आगे मूव कर चुके थे। अब अगेन देखिए 80 80 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमारा जे फर्दर मूव हो जाएगा। इसके बाद 90 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, राइट, 6 इज नॉट ग्रेटर देन 90, तो यहाँ पे भी हम आगे मूव हो जाएंगे। इसके बाद 20 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे भी कंडीशन मैट नहीं हो रही है। फिर ऐसे मूव करते हुए जब हम लास्ट इंडेक्स पे आएंगे तो देखिए 6 इज नाउ ग्रेटर और इक्वल देन 6, तो यहाँ 4, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्काउंट अवेल कर लेंगे और डिस्काउंटेड प्राइस अपने ith इंडेक्स पे जाके पुट कर देंगे। तो जो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस होगा वो होगा 6 माइनस डिस्काउंट विच इज 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर अब चूंकि हम आई के लिए अपना काम कर चुके हैं तो हम क्या करेंगे, अपने आई को आगे मूव कर देंगे, तो अब आई मूव होके फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। हमारा जी फिर से आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, तो इस बार जी 80 को पॉइंट करेगा। अब देखिए अगेन सेम काम होगा, यहाँ पे भी कंडीशन मैट नहीं हो रही है, फिर हमारा जी आगे मूव होगा, यहाँ पे भी कंडीशन मैट नहीं हो रही है, इसके बाद जी आगे मूव होगा, यहाँ पे भी कंडीशन मैट नहीं हो रही है। फिर 15 भी 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी कंडीशन मैट नहीं हो रही है। फाइनली जब लास्ट इंडेक्स पे आएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए 10 इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो हम अगेन सेम काम करेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड कर लेंगे जो कि 6 होगा, राइट, 10 माइनस 4 इज 6, तो यहाँ पे हम अपने आयत इंडेक्स पे जाके ये वैल्यू अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे और फिर हम अपने अगले इंडेक्स के लिए मूव कर जाएंगे। तो हमारा आई 80 को पॉइंट करेगा और जी अगेन आई प्लस वन से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे जब 90 को पॉइंट कर रहा है तब हमारी कंडीशन मैट नहीं हो रही है, तो हम अपने जे को आगे मूव कर देंगे। और अब देखिए यहाँ पे इस इंडेक्स पे आके 80 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, राइट। तो हम यहीं पे ब्रेक कर जाएंगे, आगे मूव नहीं करेंगे और अपने आयत इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको अपडेट कर देंगे। तो 80 माइनस 20 60 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस आ गया 60। फिर हम अब अपने इस आयत इंडेक्स के लिए आंसर फाइंड कर चुके हैं, तो हम अपना आई आगे मूव कर देंगे। इसके बाद देखिए अब अगेन जे को हम आई प्लस वन से शुरू करेंगे, तो ये पहली बार में ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो 90 माइनस 20 70 हो जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस। तो यहाँ पे मैंने डिस्काउंटेड प्राइस अपडेट किया और आई को आगे मूव कर दिया। फिर हमारा जे अगेन आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन सिंपली मैट हो जा रही है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस लिख देंगे 20 माइनस 15 5 और अपने आई और जे पॉइंटर्स को चेंज कर देंगे, तो आई हमारा यहाँ पे रहेगा और जे आई प्लस वन से शुरू होगा और फिर से 15 माइनस 4 सिंपली कंडीशन इज गेटिंग मेट। तो हमने यहाँ पे आयत इंडेक्स को अपडेट किया और अपने आई को आगे बढ़ा दिया। अब देखिए आई को अगर हमने यहाँ से शुरू किया तो जी हमारा अगेन आई प्लस वन से शुरू होगा, सॉरी आई प्लस वन से शुरू होगा और ये आउट ऑफ बाउंड रहेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे जे को सॉरी आई को वापस से अपडेट करेंगे और आई भी अब आउट ऑफ बाउंड आ गया। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज के लिए आंसर फाइंड कर लिया। यू कुड सी कि यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारा। तो अब अगर हम अपने इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें तो हमारा आई जो है वो n इंडेक्सेस पे मूव करेगा और हर एक इंडेक्स के लिए यहाँ पे जो हमारा जे है वो भी n टाइम्स मूव करेगा, राइट। तो जो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो हो जाएगी n स्क्वायर। तो एन स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा लूज हैं। बट क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस बारे में हमें सोचना चाहिए, राइट। तो अब अगर हम अपने ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन के बारे में सोचें तो इवन बाय सीइंग द ब्रूट फोर्स हमें एक जनरल आइडिया लग रहा होगा कि अगर हम किसी स्पेशल वे में इस एरे पे आइटरेट करें तो ऐसा हो सकता है कि हम ये जो हर बार हर आई के लिए जो जे इंडेक्सेस को ट्रेवर्स कर रहे हैं ये ना करना पड़े। तो हम कुछ वेज ट्राई करेंगे इसको सोचते कैसे हैं वो जानने के लिए। तो सबसे पहले तो हम अगेन फ्रंट से आइटरेट करके देख चुके हैं, राइट। जब हमने यहाँ पे फ्रंट से आइटरेट किया था तो हमें हर आई के लिए जे जो कि एन हो सकते हैं इंडेक्सेस पे ट्रेवर्स करना पड़ रहा था, राइट। तो फ्रंट से तो काम नहीं चला। इसके बाद हम सोचेंगे कि क्या बैक से आइटरेट करें अगर हम एरे पे और पहले जाके हम नोट कर लें कि ठीक है ये वाला इंडेक्स मिनिमम था, तो क्या हमारा काम हो सकता था। जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल पे ये सेम काम करके बताऊं, बैक से अगर एक बार हम ट्रेवर्स करें और पहले ही मिनिमम फाइंड कर लें, तो देखिए इस 4 के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं आने वाली, तो हम यहाँ पे या तो -1 स्टोर करा लेंगे या फिर एक काम करेंगे आंसर में हम सीधे ही 4 स्टोर करा लेंगे। तो इसको तो छोड़ते हैं, अगली इंडेक्सेस पे आए 15, तो 15 के लिए हमें दिख रहा है कि 4 मिनिमम था, तो हमने यहाँ पे 4 को लिख दिया, राइट, ताकि हम जब आंसर फॉर्म करेंगे तो हम 15 माइनस 4 करके डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर हम अगले इंडेक्स पे आए और इसके लिए हमें डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड करना था, तो यहाँ पे तो हमें 20 के लिए 15 दिख जा रहा है, राइट। हम सीधा प्रीवियस इंडेक्स पे जाके वहां से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसको यहाँ पे लिख दिया। इस 90 के लिए भी हम सेम काम करेंगे। इसके बाद 80 के लिए अब देखिए 80 के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये 90 तो है नहीं मिनिमम प्राइस, राइट, ये तो ज्यादा ही है। तो 90 के लिए जो आंसर था हम ट्राई करेंगे कि क्या हम उसको लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे 20 को अपडेट कर देंगे। फिर आई बारी इस 10 की। अब देखिए यहाँ पे इशू आ जाएगा क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है 80 नहीं है इसके लिए मिनिमम, और 80 का जो मिनिमम आया है ना 20, वो भी हमारे इससे बड़ा है, तो यहाँ पे इस 20 का भी यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा कि भाई जो 90 का मिनिमम आया हो क्या वो इसका मिनिमम हो सकता है, क्या 20 का जो मिनिमम आया है वो हमारी करंट इंडेक्स का मिनिमम हो सकता है। और जब हमने ये किया तो अगेन हम अपनी प्रीवियस अप्रोच पे ही चले गए, राइट। अब हमें इसके लिए सारे
आगे जाके राइट में n इंडेक्सेस ट्राई करने पड़ रहे हैं, राइट? और लास्ट में हमें डेफिनेटली 4 मिल जाएगा। बट अगेन यहाँ पे भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर तक चली जा रही है, राइट? तो इसका मतलब है ये इस तरीके से तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो ये अप्रोच तो अगेन हमारी फेल हो गई। तो अब अगर हम ना इसको और किसी अप्रोच से सोचना शुरू करें, तो देखिए एक काम करते हैं, हम अपनी ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच पे ही वापस जाते हैं और उसमें हम एग्जैक्टली क्या कर रहे थे और क्या हम उसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन फाइंड कर सकते हैं, वो ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो सी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हर एक इंडेक्स के लिए ना सारे इंडेक्सेस पे जा जाके चेक कर रहे थे, राइट? तो ये तो हम फ्यूचर में जा रहे थे, राइट? पर आप एक बात नोट करेंगे कि हम ना जब इस इंडेक्स पे आए हैं तो हम यहाँ पे ये वाला इंडेक्स ऑलरेडी सीन करके आ रहे हैं, राइट? बट अब हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो क्यों ना हम ये जो हम पहले देख के आ रहे हैं उन वैल्यूज को जा जाके अपडेट करते हैं इंस्टेड। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज जब आप इस इंडेक्स पे आए हैं ना, और अभी तक मान लीजिए कि आपने ये पहले की कोई भी वैल्यू को अपडेट नहीं किया था, राइट? तो अगर आपके पास इन सारे इंडेक्सेस का रिकॉर्ड रहे पहले से, तो फिर क्या आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास ये सारे इंडेक्सेस या सारी वैल्यूज होती, तो अभी आपको पता होता कि आप पहले 90 देख के आ रहे हैं और 90 अभी अपडेट नहीं हुआ है, और अब जो आपको करंट वैल्यू मिल रही है वो छोटी वैल्यू मिल रही है 90 से, तो इसका मतलब है कि आप इस 90 को चेंज कर सकते थे, राइट? तो पहले नहीं किया आपने, बट अब तो आप इस इंडेक्स पे आके तो कर ही सकते हैं ना। तो हम एग्जैक्टली इसी सेम अप्रोच का यूज करेंगे कि हम ना पहले हम क्या-क्या देख के आ रहे हैं ना उसको नोट कर लेंगे, और अगर हमने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो हम अब इस वैल्यू को जाके अपडेट कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इसका प्रॉपर रन देखते हैं। तो मैंने यहाँ अभी के लिए आंसर में सेम वैल्यूज ही पुट कर दिए हैं जैसा हमने पिछली बार किया था, और एक काम करते हैं, एक इंडेक्स नाम का डेटा स्ट्रक्चर ले लेंगे जिसमें कि हम वो सारे इंडेक्सेस को नोट करते जाएंगे जिनको हमने अभी तक रिजॉल्व नहीं किया है, राइट? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले इंडेक्स पे आए। अब ऑब्वियस सी बात, ये पहला ही इंडेक्स है, हम इसको पहली बार ही सीन कर रहे हैं, तो इसके पहले तो हमें कुछ मिलेगा नहीं जिसको हम जाके रिजॉल्व कर पाएं। तो हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को नोट करेंगे और आगे मूव कर जाएंगे। इसके बाद हमारा पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 10 है, बट क्या 10 हमारी पहले जिन वैल्यूज को हम पहले देख के आ रहे हैं, क्या उनके लिए ये मिनिमम वैल्यू हो सकता है? तो हम ठीक है अपने ये इंडेक्स पे ट्रीट करेंगे। तो अभी हमारा इंडेक्स सिर्फ एक ही इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो हमने देखा कि इस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 6 है, एंड 6 इज ऑब्वियसली नॉट ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे हमारा ये 10 किसी काम का नहीं होगा, मतलब ये डिस्काउंटेड प्राइस नहीं बन पाएगा। हमने कहा ठीक है हम आगे जाएंगे। तो अब हम इस 80 पे पॉइंट करते हैं, राइट? तो जब हम इस 80 पे आए हैं, तो अगेन हम सेम चीज करेंगे, हम अपनी जो भी अभी तक के इंडेक्सेस हैं उनसे जा जाके पूछेंगे कि क्या ये 80 किसी इंडेक्स के लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू 6 थी, उसके बाद 10 है, तो ये दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम अपने इस इंडेक्स को भी यहाँ पे स्टोर करेंगे और आगे मूव हो जाएंगे। फिर हम सेम काम अपने इस इंडेक्स के साथ करेंगे। तो अगेन 90 भी सबसे बड़ा ही है, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं लगेगा, तो हमने यहाँ पे भी सेम काम किया और आगे मूव कर गए। फिर अब हम जब इस इंडेक्स पे आए, तब देखिए क्या होगा। तो अब हम सेम काम इस 20 के साथ करेंगे। तो 20 सबसे पहले 6 से पूछेगा या 0th इंडेक्स से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? तो ऑब्वियस सी बात है 20 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे किसी काम का नहीं है। फिर 10 के साथ इसने सेम काम किया, तो 10 के लिए भी ये किसी काम का नहीं था। बट इस इंडेक्स पे जब आप आएंगे ना, सेकंड इंडेक्स पे, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 80 है, एंड 80 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस टोटल 60 मिल सकता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, अगेन सेम ही काम करेंगे, यहाँ पे इसकी हेल्प से ना इस इंडेक्स को रिजोल्व कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू 60 आ सकती है, राइट? और सिंस हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, तो हम इसको अपने इस इंडेक्स वाली लिस्ट से हटाना चाहेंगे। कैसे हटाएंगे उस पे हम अभी आएंगे। इसके बाद हम अपने अगले इंडेक्स से पूछ लेते हैं। तो हमारा अगला इंडेक्स है 3। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 3 पे वैल्यू 90 है, तो 20 यहाँ के लिए भी यूजफुल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी सेम काम करेंगे और इस 90 को अपडेट कर देंगे डिस्काउंटेड प्राइस से, और फिर हमें इसको भी रिमूव करना होगा, राइट? तो यहाँ से अगर हम दो चीजें नोट करें, तो पहली तो ये कि हम अपने ये इस इंडेक्स वाले वेक्टर पे ना हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं, राइट? तो बेसिकली अगर इसको हम ध्यान से देखें, तो हमने एक इंडेक्स आई के लिए ना एन इंडेक्स को ही तो ट्रेवर्स कर लिया ना, तो ये तो अगेन हम एन स्क्वायर की साइड पे चले गए, राइट? और दूसरी चीज, हम इससे पॉप कैसे करेंगे ये जो हमने इंडेक्स नाम का स्ट्रक्चर लिया है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, हम इससे पॉप कैसे करेंगे मिडिल से? तो इसलिए ना हमें कोई प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर चाहिए पड़ेगा। प्लस अगर हम यहाँ पे एक बात नोट करें, जो हमने अपने इंडेक्सेस नोट किए हैं ये वाली वैल्यूज, तो ये ना आपको एक स्पेसिफिक वे में अरेंज होते दिख रहे होंगे। यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं ये। और हम अभी जो कर रहे थे ना कि हम जब हम इस 20 पे आए थे, तो हमने जीरो से पूछना शुरू किया कि भाई क्या मैं तुम्हारे किसी काम का हूँ? इसने कहा नहीं। क्या मैं तुम्हारे किसी काम का हूँ? इसने कहा नहीं। बट इसने बोला हाँ। अगर हम इसको जीरो से आइटरेट ना करके राइट हैंड साइड से शुरू करते, तो देखिए जब ये हाँ बोलता और फिर हम इस पे आते, और जैसे ही इसने ना बोला ना, तो इसके बाद होता क्या, जब 10 ने ही ना बोल दिया है, तो फिर 6 पे हम पूछने क्यों जाते हैं? सपोज यहाँ पे एक और वैल्यू होती 4, एक और वैल्यू होती 2, तो जब 6 ने ही मना कर दिया है 20 के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है 4 और 2 छोटी ही वैल्यू होंगी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम ना जब तक हमारा ये कंडीशन मैट हो रही है, हम सिर्फ तभी तक पूछेंगे राइट हैंड साइड से, राइट? और इसी को बोलते हैं मोनोटोनिसिटी।
आप यहाँ पे एक बात नोट कर पा रहे होगे कि सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमने वैल्यूज को स्टोर किया है। सपोज बीच में कोई वैल्यू ऐसी आ भी जाती, जैसे 4 आ जाता अगर यहाँ पे, तो हम इसको स्टोर नहीं करते, हम इसको यहीं पे रिमूव कर देते, बाकी इंडेक्सेस को करते रिजॉल्व इसकी हेल्प से, इस 4 वाली वैल्यू की हेल्प से, और इसको रिजॉल्व यहाँ से भी रिमूव कर देते और ये सारे इंडेक्सेस भी रिमूव कर देते। तो इससे होता क्या कि मोनोटोनिसिटी मेंटेन रहती। तो इसीलिए हम इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमने अपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि हम राइट साइड से जो हमारा इंडेक्स वाला स्ट्रक्चर है ना, उसकी राइट हैंड साइड से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे वैल्यूज को रिमूव कैसे करेंगे, राइट? तो इसका सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि अगर हमने वेक्टर का यूज किया है ना, तो हम वेक्टर में क्या करेंगे, पॉप बैक करके फंक्शनैलिटी होती है, तो हम यहाँ पे पीछे से चेक भी कर सकते हैं और यहीं से हम इसको पॉप बैक करेंगे तो हमारी ये लास्ट वैल्यू बस रिमूव हो जाएगी और ये बाकी सारी वैल्यूज इंटैक्ट रहेंगी। अच्छा, ये तो था कि अगर हम वेक्टर का यूज करेंगे, बट अगर आप इसी सेम फंक्शनैलिटी को ना एक नाम दो कि हम क्या रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट से इन कर रहे हैं और लास्ट से आउट कर रहे हैं, राइट? तो इसको ना फर्स्ट इन लास्ट आउट वाली जो फंक्शनैलिटी होती है ना, ये ना स्टैक की यूएसपी होती है। तो अगर मैं इसी को स्टैक की फॉर्म में लिखूँ ना, तो 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो जब हमें 3 को यहाँ से पॉप करना है ना, तो हम यहाँ पे स्टैक की टॉप से पॉप कर सकते हैं सिंपली। तो ये वैल्यू हट जाएगी, बाकी वैल्यूज एज इट इज रह जाएंगी। तो इस तरीके से ना हमने अपनी दोनों क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। पहला क्वेश्चन था कि हम आइटरेट कैसे करें, ताकि हम ये जो अगेन एन हर एक इंडेक्स के लिए एन इंडेक्सेस को ट्रैवर्स कर रहे थे, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा हमारा जब हम ट्रैवर्स करेंगे राइट से। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन की पॉप आउट कैसे करें इन इंडेक्सेस को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हाउ टू रिमूव वाला क्वेश्चन था, इसके लिए या तो हम वेक्टर का यूज कर लेंगे इन इंडेक्सेस के लिए और पॉप बैक करते जाएंगे, या फिर हम स्टैक का यूज करेंगे और उससे सिंपली पॉप कर देंगे। बस हमें ये मोनोटोनिसिटी मेंटेन करके रखनी है। तो एक फाइनल ड्राई रन करते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टैक ले लिया है एक, और हम अगेन अपने इंडेक्स 0 से शुरू करेंगे। तो अभी तो देखिए कोई वैल्यू है नहीं हमारे स्टैक में, तो हम इसको सिंपली स्टैक में पुश करेंगे और आगे मूव हो जाएंगे। फिर हमें अगली वैल्यू 10 मिलेगी। देखिए हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अभी तक हमने जो इंडेक्सेस नोट किए हैं ना, एक काम करता हूँ यहाँ पे साथ में वैल्यूज भी लिखते जाता हूँ। तो अभी तक हमने जो इंडेक्सेस नोट किए हैं, क्या हमारा ये जो नई करंट वैल्यू है 10, क्या ये उनके किसी काम आ सकती है? काम आ सकती है से मेरा मतलब है कि क्या ये 10 किसी के लिए डिस्काउंट बन सकती है? और डिस्काउंट बनने के लिए कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी हमारा प्राइसेस है पहले वाला, पहले वाले को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है वो, क्या ये बड़ी है? अगर ये वैल्यू बड़ी है या इवन बराबर भी है किससे, जो भी हमारी करंट वैल्यू है, अगर ये वाला केस है, तो इसका मतलब है कि हाँ ये एक डिस्काउंट बन सकता है। तो अभी हम जब ये चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू 6 थी पहले, राइट? और करंट वैल्यू है 10। तो ऑब्वियसली बात, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम सिंपली इसको बस अपने स्टैक में पुट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम अपनी अगली वैल्यू पे आए, ये 80 है, तो सेम 80 के साथ हो रहा है। यहाँ पे भी हम अपने इंडेक्स को नोट करेंगे और वैल्यू यहाँ पे मैंने साइड में लिख दी है क्योंकि कंडीशन मैच नहीं हो रही थी। फिर हम अपनी अगली वैल्यू पे आए 90 पे, तो सेम 90 के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इंडेक्स नोट किया, यहाँ पे वैल्यू नोट कर ली। वैल्यू सिर्फ समझने के लिए नोट करते जा रहा हूँ। तो इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अब देखिए हमारी अगली वैल्यू 20 आएगी। सपोज हम बिना सोचे समझे इसको सिर्फ स्टोर कर रहे होते, तो यहीं से आपको समझ आ जाएगा कि देखिए 6, 10, 80, 90 और उसके बाद 20 आ गया। तो यहाँ पे ये मोनोटोनिसिटी ब्रेक हो रही है, राइट? और इवन ये ब्रेक हो रही है इससे भी समझ सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपली अपनी ये कंडीशन मैच करा के भी चेक कर लेंगे। तो देखिए स्टैक की टॉप पे जो वैल्यू है ना, इसको पुश करने के पहले, ये 90 है और करंट वैल्यू हमारी 20 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। और अगर ये कंडीशन एक बार सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी करंट वैल्यू है ना, ये जो भी हमारा टॉप वाला इंडेक्स है उसको रिजॉल्व कर सकती है, उसके लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस बन सकता है। तो हम सिंपली यही करेंगे कि जो भी स्टैक के टॉप पे इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स पे जाके आंसर को अपडेट कर देंगे। तो हम गए अपने इंडेक्स नंबर 3 पे, तो 0, 1, 2, 3 ये हमारा थर्ड इंडेक्स था। यहाँ पे सॉरी, डिस्काउंटेड प्राइस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं इनको चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने प्राइसेस को चेंज कर दिया है। तो हम सबसे पहले थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे। तो ये हमारा थर्ड इंडेक्स है। इसमें से करंट वैल्यू 20 को करेंगे सब्ट्रैक्ट और आंसर को कर देंगे अपडेट। तो अब हमारा यहाँ पे करेक्ट वैल्यू आ चुकी है। अब चूंकि हम अपने इस वाले इंडेक्स को ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुके हैं, अपडेटेड प्राइस लिख चुके हैं इसके लिए, तो हम इसको स्टैक से पॉप कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको स्टैक से पॉप कर दिया। तो 20 हमारे इस वाले इंडेक्स के काम तो आ गया, बट अभी देखिए और भी वैल्यूज हैं, राइट? तो क्या हमारा 20 इनकी किसी काम आ सकता है? तो हम अगेन सेम काम करेंगे, इससे भी पूछ लेंगे, एक लूप में डाल देंगे कि जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक स्टैक से पॉप करते रहो और आंसर को अपडेट करते रहो। तो अब देखिए 80 के लिए भी आंसर चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ पे सेम काम करेंगे, अपने इस वाले इंडेक्स पे जाएंगे, सेकंड इंडेक्स पे, और वहां पे भी आंसर अपडेट कराएंगे। तो हमने 80 माइनस 20, 60 से इसको अपडेट कर दिया और स्टैक से पॉप कर लिया। फिर हम आगे मूव किए और हमने अपने अगले इंडेक्स से पूछा। तो अब देखिए यहाँ पे अगला इंडेक्स 10 है और वैल्यू हमारी 20 है। तो ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है। अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है, तो ठीक है, हम अपने इस इंडेक्स को सिंपली अपने स्टैक में पुश करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हमारा जो नया इंडेक्स हो गया वो हो गया 0, 1, 2, 3, 4। फोर्थ इंडेक्स को हमने इसमें रखा, वैल्यू है हमारी 20, और हम आगे मूव कर जाएंगे। मूव करने से पहले अगर आप एक बात नोट करो यहाँ पे, तो अभी भी देखिए मोनोटोनिसिटी अभी भी मेंटेन्ड है, राइट? जो बड़ी वैल्यूज आ रही थी ना 18 एंड 20, हम उनको
रिमूव कर चुके हैं, इसीलिए ताकि हमारी मोनोटोनिसिटी ब्रेक ना हो। हम अब आगे मूव करेंगे, इंडेक्स 5th पे आए, यहाँ पे हमें 15 मिल रहा है, राइट? तो 15 को अगर हमने सीधे पुश किया होता तो देखिए यहाँ पे मोनोटोनिसिटी ब्रेक हो रही थी, या दूसरे तरीके से बोले तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम अगेन सेम काम करेंगे, इस इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स हमारा 4th है, 4th इंडेक्स ये वाला होगा, हम इस पे आंसर अपडेट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम 20 में से 15 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसको पॉप कर देंगे। तो पॉप करने के बाद हम अपना अगला इंडेक्स पिक करेंगे, अगले इंडेक्स पे वैल्यू 10 है, राइट? एंड 10 इज नॉट ग्रेटर देन 15, राइट? ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम बस अपने करंट इंडेक्स को इसमें पुश करेंगे, विच इज 5, और वैल्यू है 15, और आगे मूव कर जाएंगे। तो अब हमारा अगला इंडेक्स होगा 6th इंडेक्स, और यहाँ पे वैल्यू है 4। तो देखिए 4 यहाँ पे अगर हम सीधे पुश करते हैं तो मोनोटोनिसिटी ब्रेक हो रही है। तो अगर मोनोटोनिसिटी ब्रेक हो रही है तो हम क्या करेंगे, अपने इन सारे इंडेक्सेस के लिए आंसर अपडेट करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो 5th इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू 15 है, राइट? तो इसको चेंज करेंगे 15 माइनस 5 दैट इज 10 से, और इसको पॉप कर देंगे। फिर हम अपने अगले इंडेक्स को पिक करेंगे, अगला इंडेक्स हमारा 1 है, तो हम 1 इंडेक्स पे जाएंगे और यहाँ पे आंसर को अपडेट करने का ट्राई करेंगे। तो 10 माइनस 4 दैट इज 6 होगा, सॉरी यहाँ पे 15 माइनस 4 करना था, मैं यहाँ पे 11 आना था आंसर। फिर इसको भी पॉप कर देंगे और 0th इंडेक्स पे जाएंगे, 0th इंडेक्स पे वैल्यू अभी 6 है, तो हम 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसके बाद देखिए अभी अब तो स्टैक एम्प्टी हो गया, तो अगर स्टैक एम्प्टी हो गया है तो हम अपने व्हाइल लूप में ये कंडीशन भी डालेंगे कि पॉप तभी तक करना है हमें, या चेक ये कंडीशन तभी तक चेक करनी है जब तक स्टैक में कोई वैल्यू हो, अदरवाइज हमें यहाँ पे एरर आ जाएगी, कोई इंडेक्स अवेलेबल नहीं है और हम फिर भी यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे स्टैक में कोई वैल्यू ही नहीं बची, तो हम इस इंडेक्स को अपने स्टैक में पुश करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब हम अपने वेक्टर को पूरी तरीके से ट्रैवर्स कर चुके हैं और हमारा आंसर अपडेट हो चुका है। तो ये हमारी स्टैक रिलेटेड अप्रोच थी। अब देखिए अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें जल्दी से, तो वर्स्ट केस में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया है। देखिए यहाँ पे सपोज 10 टू द पावर 5 एलिमेंट्स थे या n एलिमेंट्स है मान लीजिए। तो इस तरीके से अगर एलिमेंट्स है ना सॉर्टेड ऑर्डर में, और बस लास्ट में एक वैल्यू ऐसी है जो कि छोटी है, या सपोज ये छोटी नहीं भी है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सारे इंडेक्सेस को एक एक करके नोट करते जाओगे, राइट, अप टू n। और इसके बाद अगर आपको छोटी वैल्यू मिल रही है तो ही आप इसमें से एक एक करके पॉप भी करोगे। तो इन वर्स्ट केस आपने एक्चुअली किया क्या है, सबसे पहले तो हर एक इंडेक्स पे आप मूव हुए हो, और ये आपने किया क्या है, मतलब हर एक इंडेक्स के लिए ना आपने पुश कितनी बार किया है, एक बार, राइट? यू हैव पुश्ड वन टाइम फॉर ऑल एन इंडेक्सेस। और पॉप भी आप वर्स्ट केस में कितनी बार कर सकते हो, एन ही बार कर सकते हो ना, आपने जितने एलिमेंट्स को पुश किया है आप उतनी ही बार तो पॉप कर सकते हो, राइट? तो आप पॉप भी वन ही टाइम करोगे, और वो भी एन इंडेक्सेस के लिए। तो बेसिकली आपने 2 टाइम्स किसी एक इंडेक्स को विजिट किया है, राइट? तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वर्स्ट केस में वो 2n होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो आपने वर्स्ट केस में इसमें कितने एक साथ n एलिमेंट्स को पुश किया है, राइट? या तो आप बीच बीच में पॉप करते रहोगे, और मान लो कोई केस ऐसा वाला मिल गया जिसमें कि ये वैल्यू भी बहुत बड़ी ही थी, तो आपने इन सारे इंडेक्सेस को इसमें पुश किया है, तो इन द वर्स्ट केस आप n एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे होगे। तो 2n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ये हमारी अप्रोच थी, इसको जल्दी से कोड करते हैं। तो अगर ब्रूट फोर्स को हमें कोड करना है तो एक काम करते हैं कि आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और इसमें हम प्राइसेस को ही स्टोर करा लेंगे। वैसे हम चाहें तो इस प्राइसेस वाले वेक्टर को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, बट अगेन दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इसलिए हम एक नया वेक्टर ही फॉर्म कर ले रहे हैं, और यहाँ पे एक काम करते हैं, एन फाइंड कर लेते हैं आइटरेट करने के लिए। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले तो हम एक आई पॉइंटर लेंगे और इसको एन तक चलाएंगे, और इसके बाद हम एक जे पॉइंटर भी ले रहे होंगे जो कि i+1 से शुरू होगा, राइट? तो जे स्टार्ट होगा हमारा i+1 से, जे अगेन एन से छोटा रहना चाहिए। तो हमने आई और जे के लिए 2 लूप चला लिए हैं। इसके बाद हम अगेन बस सिर्फ ये एक कंडीशन और चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन मैट हो रही है तो हम अपने आंसर को अपडेट करेंगे और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। तो इफ प्राइसेस ऑफ जे इज स्मॉल और इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई, अगर ये कंडीशन मैट हुई तो हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे बाय अपडेटिंग अवर आंसर। तो हम अपने आंसर ऑफ आई को अपडेट कर देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू एट जे। और जब ये लूप हमारा पूरा चल चुका रहेगा तो हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे यहाँ से। एक बार रन करके देखते हैं। तो गिवन टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर रहेगी, बट ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड यू कुड सी हमने 100% सॉल्यूशंस को बीट भी कर दिया है। फोर्थ से सॉल्व कर चुके थे, अभी काम करते हैं इसको ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के लिए भी सॉल्व करते हैं। तो आंसर हम एज इट इज फॉर्म कर लेते हैं, एन हमने फाइंड कर ही लिया है, एक स्टैक बना लेते हैं इस नाम से, और फिर इस पे आइटरेट करना शुरू करते हैं। तो फॉर एंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना था, स्टैक के टॉप पे अगर कोई इंडेक्स हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं तो हमें चेक करना था कि क्या हमारा करंट जो भी वैल्यू है क्या ये यूजफुल हो सकती है उसके लिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे करंट वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमें प्राइसेस ऑफ आई से मिल जाएगी, और हम फिर ट्राई करेंगे कि वाइल स्टैक के टॉप पे कोई इंडेक्स है, और अगर हमें इंडेक्स मिल रहा है तो एक काम करते हैं, पहले तो यही चेक डाल देते हैं कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी। तो वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड जो स्टैक के टॉप पे इंडेक्स है, तो स्टैक डॉट टॉप से हमें वो इंडेक्स मिल जाएगा, और
इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एज एन इंडेक्स यूज कर लेंगे। अगर ये वैल्यू बड़ी है या बराबर भी है किससे, जो हमारी करंट वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, अपनी इस वाले इंडेक्स पे जाके स्टैक डॉट टॉप पे जो इंडेक्स है ना, इस पे जाके आंसर को अपडेट कर देंगे। तो आंसर ऑफ st डॉट टॉप, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारी करंट वैल्यू को, और फिर स्टैक से इसको पॉप भी कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि ये सारे इंडेक्सेस पे जा जाके ग्रेटर वैल्यूज, सॉरी स्मॉलर वैल्यूज को रिमूव कर देगा। वंस हम ये कर चुके हैं तो अब हमें फ्यूचर के लिए अपनी करंट जो भी इंडेक्स है इसको स्टोर कर लेना है। तो स्टैक में हम पुश कर देंगे हमारा करंट इंडेक्स, दैट इज आई, और यहाँ पे मैंने एस नाम दिया तो इसको स्टैक नाम एस टी नाम दे देते हैं। और जब ये लूप पूरा चल चुका रहेगा तो हमारा आंसर अपडेट हो चुका रहेगा और हम उसको यहाँ पे फाइनली रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसको भी रन करके देखते हैं। और इस क्वेश्चन ने भी गिवन टेस्ट केसेस तो पास कर दिए। तो गिवन टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। और इस सॉल्यूशन को भी सारे टेस्ट केसेस पास कर देने चाहिए। एंड इंडीड तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम जैसा डिस्कस कर चुके हैं, एक ही लूप चल रहा है तो n टाइम्स ये लूप चलेगा और एनी टाइम ये लूप चल सकता है। तो 2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्टैक के लिए n स्पेस, तो n स्पेस। तो ये तो हमने स्टैक की यूज से सॉल्व किया था, राइट। अगर किसी को स्टैक का यूज नहीं करना है और सिंपल वेक्टर्स का यूज करना है तो एक काम करते हैं, हम वेक्टर लेके भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेम ही काम करना है, बस वेक्टर स्टैक की जगह पे हमने वेक्टर का यूज किया है और नाम मैंने इंडेक्स दे दिया है। तो जहाँ पे हमने ये वेक्टर का के लिए चेक डाला था वहाँ पे हम इंडेक्स नाम का जो हमारा वेक्टर है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और टॉप की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैक सॉरी वेक्टर में हमारे पास एक बैक नाम का फंक्शन होता है जो कि हमें लास्ट वैल्यू दे देता है। तो यहाँ पे हम बैक का यूज करेंगे और सेम यहाँ पे भी हम बैक का यूज कर लेंगे। और यहाँ पे जो हम स्टैक से पॉप कर रहे थे उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, वेक्टर से पॉप कर देंगे। और वेक्टर से अगर हमें पॉप करना है तो उसके लिए हमें मेथड पॉप बैक का यूज करना होगा, तो हम इसकी जगह पे पॉप बैक का यूज कर लेंगे। और फाइनली जब हम स्टैक में पुश कर रहे थे उसकी जगह पे हम अपनी जो वेक्टर है उसमें पुश बैक कर देंगे इस बार। तो यहाँ पे मैंने पुश बैक का यूज किया है। और अब अगर हम इसको एक बार ट्राई करें तो ये भी सेम ही तरीके से बिहेव करेगा। और आप देख सकते हो कि हमने स्टैक की जगह यहाँ पे सिर्फ वेक्टर का यूज करके भी इसको सॉल्व कर लिया। अगर इसको भी सबमिट करूँ तो ये भी सारे टेस्ट केसेस पास कर देगा। एंड अगेन इसने भी सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए हैं। तो चाहे तो हम ब्रूट फोर्स से या स्टैक या वेक्टर कुछ भी लेके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, सी यू।